सर्वप्रथम सभी को मेरी तरफ से हार्दिक स्वागत है सभी का। मैं हार्दिक अभिनंदन करना चाहूंगा यूपीसीडा का, उत्तर प्रदेश सरकार का, और इंडस्ट्रियल यूनिट आगरा और अलीगढ़ का, और आरएम ऑफिस अलीगढ़ आगरा, इनके संयोग से आज ये कार्यक्रम जो है मिल सकते कार्यक्रम जो हो पा रहा है नवंबर के माह में 26 तारीख को। अ, आज का विषय जो है वो कहीं ना कहीं इस तरीके को एड्रेस, इन चीजों को एड्रेस करता है कि महिलाओं पे किस तरीके से अत्याचार हो रहे हैं, क्या प्रकार है महिलाओं पे अत्याचार होने की, और अ, हम क्या कोशिशें कर सकते हैं अपने तरफ से। संस्था क्या कोशिश कर सकती है अपनी तरफ से, औद्योगिक संस्थान, अ, अपने पारिवारिक तरीके से हम किस तरीके से उसको कंट्रोल कर सकते हैं, निजी तरीके से किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, इन्हीं चीजों पे हम चर्चा करेंगे। महिलाएं सब जानती हैं कि किस तरीके से शोषण होता है, या क्या क्या शोषण होने के कुछ रूप हैं। फिर भी मैं बताना चाहूंगा कि जो एनसीआरबी जो है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, जो वो अपने आप अलग से एक डेटा जो है वो हमेशा प्रेजेंट करता है, तैयार करता है। हर सालाना वो हमारे सारी सरकारों को, सारे जितने भी स्टेट्स हैं उनको भी, और यूनियन गवर्नमेंट को भी ये डेटा सबमिट करता है कि किस तरीके से शोषण बढ़ रहा है, अत्याचार हो रहे हैं नारी पे। नारी प्रधान जो अत्याचार है वो क्या क्या चीज। मैं कहूंगा कि देखिए, दो तरीके के अत्याचार तो ज्यादातर देखे गए हैं जो नारी पे होते हैं। इसमें से एक तो वो सेक्सुअल अब्यूज जो होता है, कि क्या बोलते हैं, वर्क प्लेस पे ज्यादा होता है या घरों पे होता है। और दूसरा कुछ ऐसे भी सत्य केसेस हैं जिनमें हत्याएं तक हो जाती हैं, तो मर्डर कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। अब हत्या होने के कुछ कारण अगर मैं देखूं तो एनसीआर भी बोलता है कि कुछ कारण जो है वो डावरी है, दहेज की प्रथा जो है उसके कारण हत्या हो रही है। बड़ी ही अजीब सी बात है कि आज के 2021 में हम बैठे हैं और अभी भी ऐसे हत्याएं, ऐसे केसेस आ रहे हैं, आते हैं। इसी तरीके से ऑनर किलिंग होती है। ऑनर किलिंग ये हो जाता है कि समाज में जैसे लड़कियां या महिलाएं दूसरे धर्म जाति के साथ में या शादी कर लेती हैं, और फिर फैमिली वालों को लगता है कि हमारी बच्चियों ने ऐसा कर दिया है और हम इनको मार दें, उसको ऑनर किलिंग का नाम दिया जाता है। इसी तरीके से होता है कि जैसे झाड़ फूक जो होता है, आपने देखा होगा कि अ, अ, मध्य भारत में, या मैं कहूँगा इसका प्रधान थोड़ा या इसका चलन कम है, या राजस्थान में आप जाएंगे और साउथ इंडिया में जाएंगे तो कुछ जो विचक्राफ्ट मर्डर्स हैं, ठीक है, इनकी संख्या बहुत ज्यादा है। कुछ लोग अभी भी आज के जमाने में भी ये मानते हैं कि झाड़ फूक वाले कुछ अच्छा कर देंगे, हमारे लिए बेटरमेंट करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। और वहां पे भी हमें क्राइम रिपोर्ट मिलती है कि ऐसी चीजें आई हैं कि लोग जाते हैं वहां पे और बाद में फिर उनका शोषण और उनकी हत्या तक हो जाती है। और इसी के क्रम में एक जो सभी लोग जानते हैं, हम सब लोग हमारे समाज में अभी भी जिस तरीके से हम अ, भेदभाव करते हैं महिलाओं के बीच में और मर्द के बीच में, उसको लेके जो फीमेल इंफेक्टिसाइड होता है, जो बच्चे होते हैं, जब अगर ये पता लग जाता है कि लड़कियां हैं तो उनका क्या बोलते हैं, भ्रूण में मार दिया जाता है, उनको बर्थ नहीं दिया, फैमिली उसको सपोर्ट नहीं करती। ये कुछ ऐसे कारण हैं जहाँ पे बच्चियों के या महिलाओं के साथ हत्याएं तक हो जा रही हैं। आगे आता हूँ। सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में, सेक्सुअल हरासमेंट एक एक सिर्फ टर्मिनोलॉजी है। टर्मिनोलॉजी में देखिए क्या क्या आ जाता है, कि रेप भी हो जाता है, जो कि काम की जगह पे भी है, और काम आते वक्त या जाते वक्त भी हो सकता है, इवन परिवार और के परिवेश में भी हो रहा है। इसी क्रम में इवन ऐसा भी है कि कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो मतलब पति पत्नी के बीच की भी घटनाएं जो हैं वो कुछ कई कई बार ऐसा है कि वो अच्छी खबर नहीं है या अच्छा समाचार नहीं है। कुछ ऐसे लोग जो अपने निजी लाभ के लिए, अपने थोड़ी सी ज्यादा कमाई के लिए या थोड़े से कम कमाई के लिए भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग का इस्तेमाल करते हैं, और उसी के तहत ये सेक्सुअल हरासमेंट होना शुरू होता है। आपको फोर्स प्रोस्टिट्यूशन जब कराया जाता है कि कुछ ऐसे संस्थान या कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ये कह रहे होते हैं कि नहीं, अ, हमें लाभ मिलेगा, हमें कुछ आय मिलेगी, आय मिलेगी तो हम ये जो प्रोस्टिट्यूशन है, जो धंधा है, हम इसको चलाते रहते हैं। कुछ इस तरीके के डेटा है जो एनसीआरबी बोलता है कि महिलाओं पे इस कदर में अत्याचार होते हैं। लेकिन अत्याचार होने के कुछ कारण भी हैं, और अत्याचार को किस तरीके से रोका जा सकता है। सबसे एक और मैं आप कुछ ब्यौरा बताऊं,
बच्चियों के साथ जब होता है, कुछ एनसीआर भी कह रहा है कि जो छोटी बच्चियां हैं या मतलब महिलाएं नहीं हैं, उनके साथ भी ऐसा वायलेंस भी होता है। और उस वायलेंस में आता है क्या कि डोमेस्टिक वायलेंस, जो घर पे बच्चों को परेशान किया जा रहा है, उत्पीड़न किया जा रहा है, या घर पे ही जो हमारे यहाँ 14 साल से बच्चियां नीचे काम कर रही हैं, 14 से 18 के बीच में जो हमारे हाउस कीपिंग में काम कर रही हैं, उनके साथ अत्याचार हो जाता है। बहुत ज्यादा उनसे डोमेस्टिक वायलेंस, उनको मारा जाता है, पीटा जाता है। ठीक है। इसी तरीके से फोर्स चाइल्ड मेड, क्या बोलते हैं, चाइल्ड लेबर कराया जाता है। बहुत ज्यादा संस्थान ऐसे हैं जहाँ पे बोला जाता है कि नहीं नहीं, कुछ जैसे पटाखे बनाने के काम में ज्यादातर बच्चों को ही इस्तेमाल किया जाता है, जबकि वो सबसे ज्यादा कह सकते हैं कि जहाँ पे आग लगने से या क्षति पहुंचने का सबसे ज्यादा जगह है, वो वहां पे हम बच्चों को रखते हैं, जो कि वो एक्शन भी नहीं ले सकते कि उस टाइम पे करना क्या है, कैसे गाँव में अपने आप को बचाना है, अपने आप को कैसे बचना है। कुछ ऐसे ही आपने देखा होगा कि आए दिन खबर आती है कि किसी के ऊपर एसिड फेंक दिया गया, किसी बच्ची के ऊपर एसिड फेंक दिया गया, किसी महिला के ऊपर एसिड फेंक दिया गया। और इसी तरीके से एब्डक्शन की जो बच्चों को अपहरण कर लिया जाता है, ये कुछ ऐसे संगीन जुर्म हैं जो कि क्या बोलते हैं, एनसीआर भी इनको रिपोर्ट तो करता है, लेकिन रिपोर्ट करने के साथ साथ में वो कुछ सॉल्यूशंस भी बताता है कि अगर हम कुछ ऐसा करें तो शायद ये सारी समस्याएं ना हो। अब आपकी तरफ से अगर मैं देखूं तो आप लोग बोलते हैं कि क्या मतलब ऑर्गेनाइजेशन को इसका सपोर्ट करना चाहिए, या डिपार्टमेंट को सपोर्ट करना चाहिए, या पुलिस प्रशासन को इसका सपोर्ट करना चाहिए। बात मानता हूं मैं, पुलिस का अपना एक रोल है, उसको सपोर्ट करना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन का एक अपना रोल है, उसको सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन माध्यम या स्कीम्स या पॉलिसीज क्या कहती हैं इसके लिए, कि इन चीजों को किस तरीके से रोक सकते हैं। तो हम रोक इस तरीके से सकते हैं कि जब भी मैं बात कर रहा हूँ, जैसे मैंने कहा कि चाइल्ड अब्डक्शन हो रहा है या चाइल्ड लेबर हो रहा है, चाइल्ड लेबर हो रहा है तो वो बहुत क्लियरली कहा जाता है कि चाइल्ड लेबर नहीं हो। ठीक है। अब अगर संस्था या ऑर्गेनाइजेशन या जो भी इंडस्ट्री यूनिट है या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है या कोई स्कूल है, कोई भी ऐसी जगह है जहाँ पे बच्चियों को काम पे लगाया जा रहा है, देखिए, माँ बाप तो चाहते हैं, माँ बाप का कहना है ये कि हमारे यहाँ पे 4 बच्चे हैं, चारों बच्चे कमा के लाएंगे, 5-5 हजार हो जाएगा, 20 हजार हो जाएगा, बात मान लिया। वो तो अपनी आय का स्रोत सोच रहे हैं, अपने अपने परिवार में आय का स्रोत सोच रहे हैं कि आय का स्रोत किस तरीके से बढ़ सके। लेकिन इससे बड़ी चीज एक आपको मैं बताऊं, जब ये बच्चे काम कर रहे होते हैं, जिस जगह पे काम कर रहे होते हैं, किसी भी जगह पे काम कर रहे हो, उनके अंदर इतनी समझ ही नहीं है कि उस चीजों को, जो उनके साथ घटना घट रही है, कोई परेशान कर रहा है, कोई छेड़ रहा है, या क्या बोलते हैं कहीं आग लग जा रही है, कहीं क्या बोलते हैं किसी को करंट लग गया, तो उनको क्या करना है उनको पता ही नहीं। जब उनको पता ही नहीं है, और अगर इस परसेंटेज के बच्चे ज्यादा आपके संस्था में, इस परसेंटेज के लोग ज्यादा आपके यहाँ काम करोगे, तो हम जीव आइटम तो बचाने की बात छोड़िए, हम जीवन नहीं बचा पाएंगे। ये बहुत संगीन सा मुद्दा है जिसमें हमें सोचना चाहिए कि जब हम बच्चों को अपने यहाँ रख रहे हैं, तो क्या बच्चे वो इस रेस्पॉन्सिबिलिटी को टेकअप कर पाए। ऐसा नहीं, कभी भी नहीं हो सकता कि बच्चे उस रेस्पॉन्सिबिलिटी को टेकअप कर पाए। तो मेरी गुजारिश है कि जितनी भी संस्थान काम करती हैं, वो इन सब चीजों को बहुत संगीन तरीके से ले, कि हमें बच्चे नहीं रखने, और बच्चे रखने हैं तो 14 साल के ऊपर के रखने हैं। और उनको हर 3 महीने में, जैसे आपके यहाँ फायर एक्सटिंग्विशर है, फायर एक्सटिंग्विशर किस तरीके से काम करता है, उनको सबको बताएं, जितने बच्चे काम कर रही हैं। इसी तरीके से जितनी महिलाएं, अगर संपूर्ण महिलाएं आपकी फैक्ट्रीज में काम करती हैं, तो महिलाओं की ये ट्रेनिंग होनी जरूरी है कि फायर एक्सटिंग्विशर में किस तरीके से फायर एक्सटिंग्विशर काम करता है, आग को किस तरीके से बुझा सकता है। 3 या 4 तरीके से आग लगती है, तो आग लगने में उनको क्या क्या करना चाहिए। ये कुछ ऐसे प्रावधान है जो मतलब अ, इसका कहीं रिटर्न कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में तो रिटर्न डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है कि ऐसा करना है, लेकिन इसको करना है वो आपके ऊपर निर्भर करता है, बजाय कि दूसरे लोग को बोलने से पहले हमें अपने आप के लिए अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करना पड़ेगा, अपने लोगों को मजबूत करना पड़ेगा। जिस तरीके से पॉक्सो एक्ट की बात करूं मैं, तो एक्ट 18 से बहुत आराम से बोलता है कि डावरी के लिए जब भी कभी कोई दहेज उत्पीड़न की कोई समस्या आती है, तो 18C के एक्ट के तहत आप किसी भी निजी थाने में जाके अपनी कंप्लेन कराएंगे, डोमेस्टिक वायलेंस के लिए कंप्लेन कराएंगे, प्रोटेक्शन अफसर जो आपके यहाँ जो ऑर्गेनाइजेशन में कोई जो प्रोटेक्शन अफसर होगा उसको कंप्लेन करेंगे, या जो आपके अपने 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 स्टेट्स में हेल्पलाइन है, उन सब हेल्पलाइन में अगर आप बताते हैं, तो क्या बोलते हैं, ये जो संगीन जुर्म है बच्चियों के साथ होते हैं या महिलाओं के साथ होते हैं, ये रोके जा सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको इसलिए ये बता रहा हूँ कि ये ऐसे प्रावधान है
ये गवर्नमेंट की स्कीम 18C एक्ट करके वो किया, जिसमें डावरी और डोमेस्टिक वायलेंस को एड्रेस किया जाता है। और आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में प्रोटेक्शन अफसर को बोल सकते हैं, या निजी जो थाना है वहां जाके बता सकते हैं। इसी तरीके से एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन को देखा जाए तो ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है कि एक डायरी मेंटेन करिए, ठीक है, जितनी भी एक डायरी मेंटेन करिए, जो भी आपके यहाँ HR होंगे, और महिलाओं से रिलेटेड जितने भी एक्ट हैं उस डायरी में लिखिए। और उस डायरी पे लिखने के बाद ये बताइए कि इस एक्ट के तहत में क्या क्या जो चीजें हैं वो महिलाओं को प्रदान की जाती हैं, या किस तरीके से वो महिलाओं के लिए सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे और हफ्ते में एक दिन उस एक्ट के बारे में बताएंगे तो महिलाओं को भी इसके बारे में पता चलेगा, और आपके ऑर्गेनाइजेशन का भी डेटा अपडेट होता जाएगा कि हाँ ठीक है, हमने एक लॉग बुक खोल के रखी है, हम एक डेटा बनाते हैं, डेटा में हम अकॉर्डिंगली इन जितने भी एक्ट हैं जो महिलाओं के लिए हैं, जो जेंडर सेंसिटिव के मुद्दे हैं उनको बता एड्रेस करने के लिए हैं, उसमें हम बता सकते हैं। गवर्नमेंट रेस्पॉन्ड करने के टाइम पे, जब भी गवर्नमेंट रेस्पॉन्ड करती है, अगर आप देखिए, मैं आप लोग इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, ठीक है, यूपीसीडा के तहत या और भी जगह के तहत क्या होता है कि जब हम अपने वर्क प्लेस की बात करते हैं तो इन्वायरमेंट हमारा कैसे सेफ है, हम ये जरूर सोचते हैं कि हमारा इन्वायरमेंट सेफ कैसे, हमारा जो हम जहाँ काम कर रहे हैं वो सेंसिटिव किस तरीके से है, महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए, और बाकी जेंडर्स के लिए या विकलांगों के लिए, ठीक है। अगर एनडीएमसी की बात करूं या डिफरेंट डिफरेंट क्या बोलते हैं जितने राज्य हैं, ये लोग अपने यहाँ अपने सेफ्टी ऑडिट्स करवाते हैं। सेफ्टी ऑडिट्स हर साल में एक बार जरूर होता है, या 6 महीने में कुछ ऑर्गेनाइजेशन सेफ्टी ऑडिट्स करवाते हैं। अब सेफ्टी ऑडिट करना क्या है, अगर देखा जाए तो सेफ्टी ऑडिट तो बोले तो यार वो तो कह रहा है कि क्या बोलते हैं सेफ्टी की हम बात कर रहे हैं, लेकिन सेफ्टी ऑडिट में महिलाएं कहाँ से बीच में आ गई? तो सेफ्टी ऑडिट में महिलाएं इस तरीके से बीच में आ गई कि जब कभी भी इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं जहाँ पे महिलाएं काम कर रही हैं, बस से आप लोग आते हैं, बस से आप लोग जाते हैं, बस के अंदर में जब सरकार ने कहा कि अब महिलाओं के लिए सेफ्टी हमें करनी है, तो कोशिश करनी है कि बस का कंडक्टर जो है वो महिला है। बस में ऐसे आजकल अगर दिल्ली गवर्नमेंट की मैं बात करूं, जब से दिल्ली गवर्नमेंट में ने एक प्रावधान निकाला, दिल्ली गवर्नमेंट ने एक प्रावधान निकाला कि बस में एक सेंसिटिव की रहेगी जो हर सीट पे लगी रहेगी, और किसी भी महिला को ऐसा लगता है कि उसके साथ कुछ छेड़छाड़ हो रही है या परेशानी हो रही है तो उस बटन को दबा सकती है। जब कभी भी ऑर्गेनाइजेशन बसों को यूज करे तो अपने अपनी उन बसों में ये प्रावधान जरूर करवा दें। छोटा सा कॉस्ट जरूर आएगा, लेकिन इससे महिलाएं सेफ हो जाए। जहां कहीं भी आप लोग जाते हैं उस रोड्स पे जो लाइट्स है, लाइट्स तो लगी हैं सब जगह, लेकिन लाइट्स कितने तरीके से काम कर रही हैं, कितने सुचारू तरीके से काम कर रही हैं, उनका क्या प्रकाश आ रहा है, उसको एक दो बार जरूर चेक करिए। सेफ्टी 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 ऑडिट का यही मतलब है। सेफ्टी ऑडिट का मतलब ही यही है। जब हम बोलते हैं कि हम सेफ्टी ऑडिट कर रहे हैं, मतलब किस तरीके से महिलाएं सेफ हैं हमारी, ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो चीजें उसमें नहीं आती, जैसे आप पाते हैं कि लाइट नहीं काम कर रही, रोड ठीक नहीं है, खड्डा कहीं गिर जाने की दिक्कत आ जाती है, कहीं पॉट होल खोल दिया गया, वहाँ लोग गिर सकते हैं। तो सेफ्टी ऑडिट में ये सब चीजें जरूर करवाइए, लिखवाइए वहां पे कि हाँ ये सब चीजें हैं। जब ये सब चीजें अच्छे तरीके से काम करने लगेगी तो हम जो बात करते हैं ना कि वर्क प्लेस पे सेफ्टी की बात, महिलाओं की सेफ्टी की बात, ये अपने आप आ जाएगी। अब आपको बताता हूँ कि जो हम बिहेवियर है, हमारा जो अपना वर्क कल्चर है या हमारा जो अपना थॉट है, हम जो सोचते हैं, सबसे पहली चीज तो हमारे यहाँ जो संस्कृति है, या अभी भी लोग ये समझते हैं कि लड़के और लड़कियों में फर्क है। हो सकता है, मैं मान सकता हूँ कि फर्क आता है, लेकिन फर्क कुछ मामलों में इस तरीके का नहीं आ सकता कि हम हत्या पे चले जाए, हम भ्रूण हत्या की तरफ बढ़ जाए। ऐसा फर्क नहीं आता है। अगर ऐसा फर्क आता होगा, जो महिलाएं रॉकेट चला रही हैं, जो महिलाएं जहाज चला रही हैं, जो महिलाएं देश चला रही हैं, जो महिलाएं ऑर्गेनाइजेशन चला रही हैं, वो कैसे कर, चैलेंज तो उनके पास भी था, लेकिन उन्होंने उसको संपूर्ण किया, उस चैलेंज को टेकअप किया गया। कल्पना चावला बन सकती हैं, फाइटर पायलट बन सकती हैं महिलाएं, एनडीए और क्या बोलते हैं सीडीएस के थ्रू कमीशन अफसर बन सकती है, तो महिलाएं सब कुछ कर सकती हैं। ये हमें अपने अंदर जागृत करना पड़ेगा, हमें अपने लोगों को बताना पड़ेगा कि नहीं, अब समय वो नहीं रहा है कि महिलाएं जो है वो पीछे हैं, महिलाएं बराबर है।
और जब हम ये जान लेंगे, ये हमें कोशिश कर लेंगे या ये समझ लेंगे या बताने की कोशिश करेंगे अपने आसपास में, तब जो वो समस्या है कि जो हम बात करते हैं कि अबॉर्शन करा दिया जाता है, जब बच्चियां पता लगती हैं, जब महिलाओं को पता चलता है या उनके घर में पता चलता है कि बच्चियां हैं, वो उनमें जो लड़की है, अबॉर्शन करा देते हैं, वो शायद नहीं होगा। रेगुलेशन एक्ट के तहत अगर देखा जाए तो टोटली क्राइम। इवन डॉक्टर्स जो स्कैन करते हैं, वो भी जब स्कैन करते हैं और जब ये बता देते हैं कि लड़कियां हैं, तो उनको भी नहीं बताना। अगर ऐसा रिपोर्ट होता है तो आपको बताना है। अबॉर्शन लॉ जो है, हर स्टेट के भले डिफरेंट डिफरेंट हो, लेकिन अबॉर्शन लॉ ये जरूर है कि रेगुलेट करता है कि फोएटस सेक्स को किसी भी तरीके से ना बताना है, मतलब उसके वो लड़का है या लड़की, ये नहीं बताना है। और अगर इसको बताया गया तो ये क्राइम माना जाएगा। आप लोग को इसको बारे में कभी भी कुछ पता चलता है तो आप लोग को इसको रिपोर्ट करना, ये सबसे जरूरी चीज है। अगर आप खुद ही नहीं रिपोर्ट करेंगे तो बाकी और कौन आएगा बताने के लिए। इसी तरीके से जब हम मैं बात कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ पे क्या बोलते हैं, हमारी सोच क्या है, तो सोच के माध्यम से मैं देखूं तो जब कभी भी हमारे राज्य में हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो हमें कभी भी पढ़ाने के टाइम पे ये डिफरेंस नहीं करना है, चाहे वो एससीईआरटी का सिलेबस हो, चाहे वो एमसीईआरटी का सिलेबस हो, चाहे कहीं का भी सिलेबस हो। हमें वहां पे ये चीज नहीं बतानी है कि लड़कियों के लिए क्या है और लड़कों के लिए क्या है। वहां तो सब कुछ सेम है, लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए सेम। लेकिन लड़कों और लड़कियों के लिए सेम तो है, बस उस सिलेबस में हमें ये भी बताने की जरूरत है कि जो जेंडर स्टीरियोटाइप की बातें होती हैं, जो कम्युनिकेशन, जो जो माध्यम है बात करने का, किस तरीके से बताना है, क्या चीजें बतानी, किस किस लोगों को बताना चाहिए, क्यों बताना चाहिए, ये सब चीजें, ये हमारे सिलेबस में इंकॉर्पोरेट होनी चाहिए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इस चीजों के बारे में बात भी की गई है। नई एजुकेशन पॉलिसी ये बोल रही है कि अब जब हम बच्चों को पढ़ाएंगे तो बच्चों को ये भी बताएंगे कि क्राइम को कैसे रोका जाना, उनकी लाइफ लर्निंग में सिखाया जाएगा कि क्या मतलब होता है भेदभाव, का मतलब क्या है, भेदभाव किस चीज में होता है, भेदभाव क्यों करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए, उनको समझाया जाएगा। इसी तरीके से जब हम ये बात कर रहे हैं कि भेदभाव होता है या बच्चियां उसके उत्पीड़ित होने जाती, तो एक सेल्फ डिफेंस की बात करें। सेल्फ डिफेंस मतलब जितने भी औरतें हैं, जितने भी बच्चियां हैं जो स्कूल में हैं या अपने अपने वर्क प्लेस में हैं, ये कुछ इस तरीके की टेक्निक सीखें जब कभी भी इनके ऊपर कुछ अटैक हो। जैसे अगर क्या बोलते हैं, कहा जाता है कि अगर एसिड अटैक हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, आपके पास क्या होना चाहिए जिससे आप तुरंत ही अपने फेस को बचा सके, अपने शरीर को बचा सके। इसी तरीके से कोई आपके ऊपर अटैक करता है तो आपको क्या टेक्निक यूज करनी चाहिए जिससे आप सेफ हो सके। क्योंकि सबसे पहले जब आपके ऊपर कोई अटैक होता है या कुछ ऐसी चीजें होती है तो वहां आप खुद खड़े होते हैं। और उसमें मैं मानता हूँ लड़का लड़की का जो अंतर है वो आता है ताकत से, लेकिन एक चीज और भी होती है कि जो अगर उस कला को या उस गुण को सीख रखा होगा लड़कियों ने, तो लड़कियां भी उससे टेकअप कर पाए। न्यू एजुकेशन बात कर पॉलिसी बात कर रही है कि बच्चियों को सेल्फ डिफेंस सिखाया जाए। दिल्ली गवर्नमेंट ने भी ये इनिशिएटिव लिया है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट भी इनिशिएटिव ले रही है। अपने अपने कई तरीके से कई स्कूलों में बच्चियों को अब सेल्फ डिफेंस सिखाया जा रहा है। ऑल्दो उसको मैंडेटरी नहीं किया गया है, लेकिन उसको साइड में एक सब्जेक्ट के तरीके से रखा गया है कि 3 महीने और 6 महीने के कोर्स बच्चों को सिखाया जाए, जिससे बच्चे अपने आप को कम से कम सेफ करने के काबिल बन सके। इसी तरीके से कुछ लाइफ स्किल्स की बात की जाती है कि लाइफ स्किल में बच्चों को कुछ सिखाया जाए, महिलाओं को स्पेशली सिखाया जाए। चाइल्ड मैरिज क्या है वो बताया जाए कि बच्चों का जो छोटे बच्चों का अगर हम शादी पहले कर देंगे तो उसके क्या असर है, उसका क्या दुष्प्रभाव है, ये हमें बताना बहुत जरूरी है। आप लोग जब कभी भी किसी चीज के शिकार हो, पुलिस के पास कैसे पहुंचा जाए, क्या बोलते हैं वकील के पास कैसे पहुंचा जाए, कोर्ट में कैसे पहुंचा जाए, क्या चीजें इस तरीके से हैं कि पैरालीगल सर्विसेज जिसको बात करते हैं आप, कि कोर्ट में जाके आपको अपनी अर्जी लगानी है और वहाँ क्या क्या आपको सर्विसेज मिल सकती है। इसके बारे में भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी अब बोल रही है कि जब आप बच्चों को पढ़ाएंगे, बच्चों को बताएंगे, तो ये भी बताएंगे कि कौन से न्यायालय, छोटा न्यायालय, बड़ा न्यायालय और मध्यम न्यायालय में क्या क्या सर्विसेज आपको मिल सकती है, चाहे वो डावरी का, चाहे वो दहेज का केस हो, चाहे उत्पीड़न का केस हो, चाहे वो सेक्सुअल हरासमेंट का केस हो। तो इन पॉलिसीज को अब कोशिश ये की जा रही है कि
एजुकेशन सिस्टम में ला दिया जाए, तो बच्चों को पहले से ही पता लग जाए, जो आपको शायद अभी नहीं पता है। देखिए ये मैं बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये ऐसा है कि पहले के जमाने में क्या होता था कि इन सब चीजों पे बातें और चर्चाएं नहीं होती थी। इसलिए जब चर्चा ही नहीं होती थी तो हमें यही नहीं पता चलता था कि होना क्या है या करना क्या है। बट अब के जमाने में ये बात हो रही है कि हमें बच्चियों को ही, हमें जब वो स्कूल में पढ़ रही हैं, कॉलेज में पढ़ रही हैं, तभी उनके बारे, इन चीजों के बारे में बता दिया जाए। जितने भी इसी के क्रम में चीज और मैं आपको बताऊं, आपने देखा होगा पंजाब की बहुत सारी स्टोरीज आपने सुनी कि बच्चे जो हैं वो कनाडा को सोच के या बाहर के देश को सोच के लड़कियों की शादी कर, किसी भी तरीके से ये वेरीफाई नहीं करते हैं कि वो जो लड़कियां हैं जिनकी शादी हम कर रहे हैं विदेश में, उनके जो पति हैं वो क्या काम कर रहे हैं। बाद में पता चलता है कि उनके जो पति हैं वो क्या बोलते हैं हिंदुस्तान में ही है या वहां कुछ भी नहीं काम कर। मिनिस्ट्रीज, जो ओवरसीज की मिनिस्ट्री होती है, जो एम्बेसी होती है, एक भी आदमी यहाँ हिंदुस्तान से बाहर जाता है और वहां कुछ काम कर रहा होता है, उसके सारे डिटेल्स हमारे एम्बेसी के पास हो। जब कभी भी ऐसी सुविधाएं या ऐसी चीजों में आप रहें कि जहाँ पे आपको बच्चियों की शादी करनी है और वो बच्चे, लड़के या लड़का बाहर काम करता है, एम्बेसी दिल्ली के ऑफिस में संपर्क करके उन लड़कों के बारे में जरूर संपर्क करें, पता करें। अगर आप ऐसा पता करेंगे तो आपकी बच्चियों के साथ जो मिसबिहेव या जिस तरीके से लाइफ के साथ खिलवाड़ हो जाता है वो नहीं होगा। मेरी गुजारिश है, मैं इसलिए आपको ये चीज बता रहा हूँ क्योंकि होता, ये ऐसा होता है और हम उसको ओवरलुक कर जाते हैं कि नहीं नहीं हम क्यों चेक करें यार, एम्बेसी दिल्ली कौन जाएगा। हो सकता है दिल्ली जाने का खर्चा 200 रुपये हो, 400 रुपये हो, 500 रुपये हो, और आप जाके जब वहां पता करेंगे तो आपको सच्चाई पता लग जाएगी और आप शायद अपनी बच्चियों को बचा पाएंगे। तो ऐसी चीजें, ऐसे प्रावधान जो है वो हमारे लीगल सिस्टम में भी है और मिनिस्ट्रीज में भी। वहां पे जाके आप जरूर इन चीजों के बारे में बताइए कि हम ऐसा करने जा रहे हैं, तो हमें लड़के के बारे में पता कर। ये वो बातें हैं जो क्या बोलते हैं यूजुअली प्रैक्टिस में नहीं है या डिस्कशन में नहीं आती। मैं आप लोग से यहाँ कुछ प्रश्न लेना चाहूंगा, अगर आप लोग के कुछ प्रश्न हो। किसी का भी कोई प्रश्न है? किसी का भी कोई प्रश्न? सर वो एड्रेस, हेलो, हाँ जी बताएं। तो वो चाहिए जहाँ पर हम अपनी जैसे बेटी की शादी कर रहे हैं और उस लड़के की डिटेल निकालनी है, तो उसका एड्रेस चाहिए। आगे हो जाए तब देखो, उसका एड्रेस चाहिए। बेटे का जैसे आप शादी कर रहे हैं, ठीक है, बेटी का शादी कर रहे लड़की की हैं, शादी कर रहे हैं, ठीक है। अब आप जानना क्या चाह रही हैं बताइए। तो उसकी जो डिटेल निकालनी है लड़के की, उसका जहाँ कंप्लेंट करनी है उसका एड्रेस। उसका एड्रेस देखिए, यूजुअली क्या होता है, कंसल्टेंट ऑफ इंडिया जो है एम्बेसी का, ठीक है, मैं एग्जैक्ट एड्रेस आपको भेज दूंगा कि क्या बोलते हैं कौन सी जगह पे आप चिट्ठी लिखेंगी, आपके पास चिट्ठी का भी रिप्लाई आएगा और आपके पास ईमेल भी अगर आप लिखेंगी तो ईमेल का भी रिप्लाई आएगा, ठीक है। जी। लेकिन वो जो ऑर्गेनाइजेशन है, डिपार्टमेंट है, वो तब होता है जब बच्चे, जो लड़का है वो आउट ऑफ इंडिया काम कर रहा हो, ठीक है। अगर आउट ऑफ आउट ऑफ इंडिया काम कर रहा हो जब, हाँ हाँ अच्छा हाँ, तब हम डिटेल निकाल सकते हैं। वैसे इंडिया में कर रहा है तो हम डिटेल नहीं इंडिया निकाल में कर सकते। रहे हैं तो एम्बेसी उसकी जिम्मेदार नहीं होती है, तब इंडिविजुअल अच्छा, को खुद ही चेक करना होता है। ये प्रावधान इसलिए अच्छा, बनाया गया मैडम कि पंजाब से सबसे ज्यादा रिपोर्ट हुआ कि हमारी बच्चियों के साथ जब शादी हो गई तो ये पता चला कि वो लड़का इंडिया में ही है, कहीं इंदौर में बैठा है या पूना में बैठा है, जब बोलता है कि मैं कनाडा में हूँ, जापान में हूँ, और बाद में बच्चियों की जिंदगी खराब हो जाती है। और काफी जी, दहेज मांगा जाता है ये बोल के कि बच्चियों, लड़के जो हैं वो बाहर काम कर रहे हैं, और पेरेंट्स दहेज देते भी हैं, कहाँ कहाँ तो जोड़ के देते हैं, और उसके बाद भी जिंदगी खराब हो जाती है। इस चीज को एड्रेस करने के लिए एम्बेसीज ने, ओवरसीज मिनिस्ट्रीज ने ये कदम उठाया कि ये सारी चीजें जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के थ्रू एड्रेस हो। और जो लोग भी ऐसा करें, इवन यही नहीं मैडम, मैं आपको बताऊं कि बच्चे अगर काम करने जा रहे हैं आपके यहाँ, लड़कियों की, ये तो लड़कियों की समस्या हो गई, मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। लड़कों के साथ एक कॉमन समस्या है, लड़के जॉब ओवरसीज में ढूंढते हैं, जर्मनी में ढूंढते हैं, यूएस में ढूंढते हैं कि हमके जॉब चाहिए और हम वहां जाएंगे। लेकिन आपके बच्चे जब वहां जा रहे हैं, ठीक है, अभी भी ऐसा है कि इमिग्रेशन ऑफिस से जो पासपोर्ट है वो जाली बनता है,
अभी भी ऐसा है, जबकि वो ऑनलाइन है। तो अभी कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो इकोसिस्टम में गड़बड़ी फैलाने के काम करते हैं। तो जब आपके बच्चे बाहर जा रहे हैं एम्बेसी में के थ्रू, एक बार जरूर नोटिफिकेशन लीजिए कि मेरा बच्चा, मेरा लड़का यहाँ जॉब करने जा रहा है, क्या ये जगह सही है कि नहीं। मैं आपको मेल आईडी और आपको ऑर्गेनाइजेशन का एड्रेस भी कन्वे कर दूंगा, ठीक है। आप वहां पर बड़े आराम से चिट्ठी लिख के पता कर सकती हैं कि किस तरीके से ये चीजों के बारे में आपको पता लग जाएगा। और एक लिंक है जहाँ कहीं भी जब कभी भी ऐसी कुछ समस्या होती है, जैसे बच्चे आपके बाहर, आपने शादी कर ही दी है, अभी कुछ लोग के साथ ऐसा है कि उन्होंने शादी कर दी है लेकिन उनके साथ एक केस हो गया और ऐसा ऐसा उनको पता चला कि बच्ची तो क्या बोलते हैं 2 साल से कोई लेने नहीं आ रहा है, ठीक है। एक बार शादी हुई थी, बच्ची यहाँ पे आई, वापस कोई लेने नहीं आया, अब बच्चियां वहीं आपके घर पे ही, आप लोग को पता ही नहीं है कि कहाँ कौन क्या है, ठीक है। तो उसका भी एक लिंक है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया है कि उस चीजों को भी एड्रेस करने के लिए, लेकिन आपको अपनी एप्लीकेशन वहां पे दर्ज करानी पड़ेगी ऑनलाइन के माध्यम से। वो मैं लिंक आपको भेज दूंगा। जो इस किसी की भी जो समस्या होती है वो उस डिपार्टमेंट पे वो समस्या जाती है और आप बता सकते हैं और तुरंत ही उस 15 दिन के अंदर में उसका जवाब भी आप लोग के पास आ जाए। वो चाहे जैसी भी समस्या हो, लेकिन 15 दिन के अंदर उसका जवाब आपके पास आ जाए। और किसी का कोई सवाल? नो सर। नहीं है, ठीक है। मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, 10 मिनट और लूंगा मैं, ज्यादा नहीं, ठीक है। मैं देख रहा हूँ कुछ महिलाएं, मैडम को नींद आ रही है, मैडम चाय पी सकते हैं आपको। ठीक है, तो 10 मिनट और लूंगा मैं आपका। देखिए लाइफ स्किल की जो बात है, ठीक है, लाइफ स्किल मैं जो कह रहा हूँ कि आप लोगों को कला सीखनी, ठीक है। तो जब कला सीखनी है तो कला सीखने के लिए आपको कैसे सीखेंगे आप? कला सीखने के लिए भी आपको कुछ टाइम लगता है, ठीक है। 3 महीना, 6 महीना से 1 साल आपको समय लग जाता है। एनएसवीपी की वेबसाइट पे जाएंगे, ठीक है। तो कला सीखने के लिए नेशनल स्कॉलरशिप जो दिया गया है, उसमें प्रावधान दिया गया जिसकी एप्लीकेशन कल से खुले हैं, ठीक है। इसकी एप्लीकेशन खुली हुई है और 30 नवंबर तक वो एप्लीकेशन ऑनलाइन सिस्टम जो है वो खुला रहेगा। अगर आप लोग के बच्चे, आप लोग कुछ ऐसा स्किल सीख रहे हैं, ठीक है, जिसमें आपका खर्चा आ रहा है, या वो बच्चे इंजीनियरिंग कर रहे हैं, या वो बच्चे मेडिकल कर रहे हैं, या वो बच्चे कॉमन ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कुछ भी पढ़ाई कर रहे हो, या वो बच्चे स्कूल में पढ़, चाहे स्कूल में पढ़ रहे हो, चाहे कॉलेज में पढ़ रहे हो, चाहे इंजीनियरिंग कर रहे हो, चाहे मेडिकल कर रहे हो, चाहे आईटीआई कर रहे हो, कोई भी स्किल सीख रहे हो, वहां की जो भी फीस है जो लग रही है, कुछ डॉक्यूमेंट के साथ में जो फीस लगती है उसको पूरा इंडोर्स, उसको पूरा वहां पे फिलअप करके डाउनलोड अपलोड करके अगर आप भेजेंगे तो आप लोग को स्कॉलरशिप मिल सकती है, ठीक है। मैं आप लोग को इसलिए बता रहा हूँ कि आज ये सेशन है और 5 दिन अभी भी बाकी है, 26, 27, 28, 29, 30, 5 दिन बाकी है। अगर आप लोग कोशिश करेंगे तो कुछ महिलाओं को, कुछ बच्चों को ये सपोर्ट मिल जाएगा कि उनकी फीस माफ हो। नेशनल स्कॉलरशिप एनएसवीपी है, ठीक है। मैं आपको लिंक भेज दूंगा, मैं आपके एचआर सर को इसका लिंक भेज दूंगा, ठीक है। तो आप लोग को वो पता लग जाएगा, जहां जहां आपके भाई बहन भी होंगे अगर, तो आप उनको वो डिटेल्स शेयर कर दीजिए और उनको बोलिए कि उस लिंक पे जाएंगे, अपना मेल आईडी क्रिएट करेंगे, मेल आईडी क्रिएट के अपने सारे डॉक्यूमेंट्स पहले तैयार करके रखेंगे, सॉफ्ट कॉपी बना के रखेंगे, सॉफ्ट कॉपी बना के रखेंगे, उसको अपलोड कर दीजिए, अपलोड करके भेज दीजिए। जिस बच्चे को स्कॉलरशिप मिलनी होगी आप लोग की आय के हिसाब से, किसकी कितनी आय है उसके हिसाब से स्कॉलरशिप मिलती है। लेकिन अभी लाइन जो है ये ओपन है, ठीक है। तो आप लोग कोशिश करिए कि वहां पे जरूर, सेशन खत्म होने के बाद मैं आपके एचआर को ये जो लिंक है वो भेज दूंगा, आप उनसे कांटेक्ट करके वो लिंक जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। और अपने अपने बच्चों को या अपने अपने परिवार वालों को बताइए कि स्कॉलरशिप की स्कीम की जो गवर्नमेंट की स्कीम है वो खुली हुई है और वो लोग जरूर फिलअप करें उसकी। कोई सवाल इस बारे में तो मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको सब चीज बता सकता हूँ इसके कैसे प्रोसेस होता है। देखिए मैं आपको बताता हूँ क्या क्या लगता है उसमें। बच्चे का आधार कार्ड लगेगा, बच्चे का
आधार कार्ड लगेगा, बच्चा जिस स्कूल कॉलेज में पढ़ रहा होगा या जहाँ कहीं भी जो ITI में पढ़ रहा होगा उसका सर्टिफिकेट लगेगा, उसका एक डॉक्यूमेंट होता है और उसकी फीस का डॉक्यूमेंट होता है ये, और बच्चे की फोटो, ये 4 चीज लगेंगी। माँ बाप की आय का जो भी आय है माँ बाप की, उसका एक सर्टिफिकेट लगेगा। ये 5 चीजों को लगा के आपको अपलोड करना पड़ेगा, ऑनलाइन ही आपको अपलोड करना है। फोटो खींचिए, फोटो खींच के उसको अपलोड कर दीजिए, करना भी कुछ नहीं है। बच्चे का जो जहां कहीं भी बच्चा पढ़ रहा होता है उसको ID कार्ड मिलता है, उस ID कार्ड को लगाइए, उस ID कार्ड को लगाइए कि बच्चा उस ID कार्ड में लिखा होगा कि इस क्लास में बच्चा पढ़ रहा है। फीस का डिटेल कॉलेज या स्कूल से जरूर मांग लीजिए। वो एक पन्ने के एक सर्टिफिकेट होता है, उसमें लिख के देते हैं कि इतनी फीस है उनको। और स्कूल और कॉलेज को बहुत क्लियरली बोलिएगा, हमको स्कॉलरशिप, जो नेशनल स्कॉलरशिप स्कीम है उसमें ये लगाना है, हमें चाहिए ही चाहिए। 5 ही दिन हमारे पास है, हमें चाहिए ही। ठीक है, हो सकता है वो लाइन आगे, डेडलाइन आगे बढ़ जाए, लेकिन अभी आपके पास 5 दिन है तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो स्कूल से जरूर बोलिए कि वो सर्टिफिकेट देंगे, वो तुरंत बना के दे देते हैं कि इस बच्चे का, ये बच्चा इस क्लास में पढ़ता है, इसकी इतनी फीस है। पूरी साल की एक बार फीस लिखते हैं। ठीक है, 2 ही लाइन लिखनी है, बच्चे का नाम, बच्चे किस क्लास में है और बच्चे की साल की फीस क्या है, बस ना वो लिख के साइन करके दे देंगे। उसी को आप लोग को वो क्या बोलते हैं वहां अपलोड कर देंगे अपनी तो सर आय के। मुझे हाँ जी तो बताएं। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं उन्हीं को स्कॉलरशिप मिलेगी या प्राइवेट नहीं वालों नहीं को नहीं भी नहीं, ऐसा मिलेगी? कुछ भी नहीं है। वो कहीं भी पढ़ रहा हो, चाहे गवर्नमेंट में पढ़ रहा हो, चाहे प्राइवेट में पढ़ रहा हो, कहीं भी पढ़ रहा हो, चाहे ITI कर रहा हो। ठीक है, अच्छा। हाँ हाँ, ऐसा कहीं भी नहीं है कि क्या बोलते हैं वो गवर्नमेंट में पढ़ रहा हो। ये स्कीम इसलिए की गई, ये ये स्कीम ये स्कीम इसलिए की गई कि जो बच्चे भी पढ़ रहे हैं उन सबको इस चीज की, प्रावधान की, इस स्कीम का लाभ मिल सके। ठीक है, बहुत सारे हमारे देश में ऐसे लोग हैं जिनके आय उतनी नहीं है लेकिन बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। अभी भी उनका वो है कि नहीं हम बच्चों को पढ़ाएंगे, तो जब वो बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो गवर्नमेंट ने स्कीम्स लेके रखी है कि आप इसका स्कीम का इस्तेमाल करिए। और ये सब चीज के लिए है, चाहे इंजीनियरिंग के लिए, चाहे मेडिकल के लिए, चाहे स्कूल के लिए और ITI के लिए। ठीक है, और कुछ सवाल आपको इस संदर्भ में? स्कूल, ये आपके ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट से कौन है? मैनेजमेंट से मैनेजमेंट से है नहीं है सर, अभी निकल गए हैं। ठीक है, आप एक काम जरूर करिएगा, उनको बताइएगा कि सर ने कहा था सेफ्टी ऑडिट में जो महिलाओं के लिए जो मैंने बातें बोली हैं, ठीक है, जी वो जरूर करवा लेंगे। ठीक है, उसको अपने सेफ्टी ऑडिट में जरूर डालें। ओके। ठीक है, जो बसें आपके यहाँ इस्तेमाल होती हैं, जो गाड़ियां आपके यहाँ इस्तेमाल होती हैं, जो लाइट्स आपके ऑफिस में आने के टाइम पे और जाने के टाइम पे है, वो लाइट और रोड्स, ये अपने सेफ्टी ऑडिट में जरूर डालें। ठीक है, वैसे और सर बुलाया तो जस्ट अभी आ रही हैं, नहीं बाहर नहीं है। हाँ, नहीं कोई नहीं, आप बता भी सकते हैं, बुला लीजिए, कोई एक बाहर निकल के जस्ट। ठीक है, मैं बता भी दूंगा उनको। और बताइए आपके संदर्भ में, मैंने एक्चुअली आप लोग का सेशन अटेंडम हुआ आज, पहले ये था कि सेशन था ही नहीं, बाद में ये हुआ कि नहीं आज सेशन करना है, तो मैंने कहा टॉपिक तो हमारे पास हैंडी है, हम बता सकते हैं कि क्या क्या चीजें करनी है। तो ये सर मैनेजमेंट से हमारे वो मैम आ गए। हाँ जी, मैडम मैं एक चीज जानना चाह रहा था, आपके यहाँ जो सेफ्टी ऑडिट होता है, आपके यहाँ सेफ्टी ऑडिट कितने, क्या टाइम पीरियड है उसका? सेफ्टी ऑडिट, हाँ, हेल्थ एंड सेफ्टी का ऑडिट बस नहीं। सेफ्टी ऑडिट का टाइम पीरियड क्या है आपके यहाँ? मतलब 6 महीने बाद कराती हैं कि 1 साल में एक बार कराती हैं, कैसे? मैं एक सेकंड कंफर्म करके बताती हूँ, ये चुप करते हैं। मैं नहीं हूँ। अच्छा, आप एक काम करिएगा, आप हाँ, मैं आपको नोटिफाई आप मेरे को बता दीजिएगा, लेकिन मैं सिर्फ 3 पॉइंट बताना चाह रहा हूँ जो आप सेफ्टी ऑडिट में जरूर डालें। ठीक है, हाँ जी। सेफ्टी ऑडिट में पहली चीज, जो आपके यहाँ पे जितनी गाड़ियां आती हैं, अगर ये महिलाएं बस से आती हैं या वैन से आती हैं, तो हाँ उसमें जी। ये महिलाएं अगर बस से आती हैं, ठीक है, हाँ हाँ। तो महिलाओं की बस में क्या बोलते हैं, नोटिफाइड एक क्या बोलते हैं की आता है। ठीक है,
जो अलग से इनेबल्ड होता है। अगर कोई खतरा है महिला को तो वो उस बटन को दबा के बस के थ्रू आपके ऑर्गेनाइजेशन में बता सकती है या नजदीक पुलिस थाने में बता सकती है। ओके 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 फाइन। ठीक है, एक ये चीज जरूर उसमें नोटिफाई कर लीजिए। दूसरी चीज, आपके यहाँ जितनी लाइट्स है, ठीक है, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन, आपका जो संस्थान है, संस्थान से निकल के जो जितनी लाइट्स हैं, वो लाइट्स में रोशनी रहती है, परमानेंट रहती है कि नहीं रहती है, वो जरूर। और जो रोड है, ठीक है, और जो रोड है, रोड में अगर पॉट होल्स हैं, आपके यहाँ पॉट होल्स समझ रही है ना आप, जो हाँ सीवर का जो रास्ता है, अगर वो खुला हुआ है तो उसको बंद कराने का प्रावधान ये अपने सेफ्टी ऑडिट में जरूर बनाए। ठीक है, और मेरे समझ से फायर एक्सटिंग्विशर आपके यहाँ होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। महिलाओं को सबको सिखाइए फायर एक्सटिंग्विशर किस तरीके से काम करता है। सिखाया जाता है, होती है सर यहाँ प्रॉपर। हाँ, हर 3 महीने में सिखाइए, एक फायर एक्सटिंग्विशर को खराब करिए, खत्म करिए। मॉक ड्रिल सर 90 डेज में होती है, फाइट ट्रेनिंग 6 मंथ्स में होती है, तो सभी को ट्रेनिंग दी जाती है। दिस इज रिक्वायर्ड। और एक चीज और मैं बताऊंगा, कभी आप लोगों ने ऐसी स्थिति देखी कि भगदड़ हो जाती है तो क्या किया जाता है? भगदड़ में आपने कभी ऐसा कुछ ट्रेनिंग किया बिल्कुल सर। ठीक है, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मतलब सेफ्टी के साथ साथ में सब लोग के लिए काम आते हैं। ठीक है, और 14 साल से ऊपर के बच्चे अगर आपके यहाँ काम कर रहे हैं, ठीक है जी नहीं, हमारे यहाँ 18 से अब ही वर्क करते हैं, और 18 से अब नीचे नहीं किसी को। ठीक है, बहुत ही अच्छी बात, बहुत ही अच्छी बात। ठीक है, अगर आपके यहाँ ऐसे बच्चे हैं 14 से ऊपर वाले भी, उनको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग जरूर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि वो एक तो वो अनलॉफुल है, लेकिन क्या बोलते हैं, लॉफुल के हिसाब से मैं बता रहा हूँ 14 के ऊपर बच्चे काम कर सकते हैं, बट ट्रेनिंग देनी पड़ती है। हम ट्रेनिंग, हमारे यहाँ जो प्रोसेस है वो हजार्डस है, तो हम अपने आप पॉइंट नहीं करते इस वजह से। ठीक है ठीक है ठीक है, तो थैंक यू बेस्ट। मेरे हिसाब से और कोई आप लोग की तरफ से कोई सुझाव हो तो मेरे को बताइए, या क्वेश्चन हो तो, नहीं तो मैं सेशन आज का एंड करूं। तो मैडम मैं आपको लिंक भेजूंगा, अभी मैं से बात कर रहा था, तो एक जो लिंक है नेशनल स्कॉलरशिप स्कीम का लिंक है, वो आपको भेज दूंगा मैं। ठीक है, सब लोग को कन्वे कर दीजिएगा, अपने भाई बहन रिश्तेदार सबको, जो अप्लाई करना चाहे वो अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि 5 ही दिन और रह गए। ठीक है, और दूसरा एक इनको कन्वे किया था कि किस तरीके से अगर महिलाओं की लेडीज की शादी हो गई है ओवरसीज में, ठीक है, और हमें ये ट्रैक करना है कि वो रैली में काम करता भी है कि नहीं करता है। ठीक है, क्या कई दिन से शादी हो गई है, कोई लेने ही नहीं आया, कभी पूछा ही नहीं आके, पलट के आया। ठीक है, तो मैं आपको लिंक भेज दूंगा, उस लिंक पे सारी समस्या आपको भेजनी है, और उस समस्या को 15 दिन के अंदर गवर्नमेंट खुद ही निदान करती है। ठीक है, ठीक है, तो दोनों ही लिंक में आपको शेयर कर दूंगा, आप लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, या जिसकी भी कोई समस्या हो उनको आप लोग जरूर सपोर्ट करिए उस तरीके से, क्योंकि हम तो यहाँ बैठे हैं, यहाँ से हम सपोर्ट नहीं कर सकते। आप बीइंग एन एचआर और बीइंग एन हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, आप लोग ये चीज जरूर देखिए। ठीक है, रेस्ट और कोई सवाल किसी का तो मेरे को बताइए, नहीं तो आज का सेशन खत्म करें। ग्रेजुएट या कोई डिप्लोमा। सर एक क्वेश्चन है, जो ये ग्रेजुएट ये जो स्कीम है, ये पहली क्लास के मतलब छोटी क्लास के बच्चों के लिए या ग्रेजुएट उन्हीं के लिए? सबके लिए, स्कूल के लिए भी है, कॉलेज के लिए भी है, ITI के लिए। कॉलेज से मेरा मतलब है चाहे वो मेडिकल पढ़ रहा हो चाहे इंजीनियरिंग पढ़ रहा हो। बाद में डिस्कस करना सभी। ठीक है, अभी सुन लीजिए। ठीक है, स्कूल कॉलेज चाहे ITI। ठीक, और ऐसा कुछ नहीं है कि वो सिर्फ महिलाओं के लिए, सबके लिए हो। ठीक है, और कुछ सवाल? किसी और को कोई क्वेश्चन है? नो सर, थैंक यू। ठीक है, धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत आभार जो आप लोग ज्वाइन किए आज हम लोग के साथ में। बहुत ही कम समय में आप लोगों ने जो मैंने आप लोग को बताया वो इस चीज के लिए बताया, क्योंकि ये सब केसेस जो NCR भी रिपोर्ट करती रहती है और हमें बताती रहती है। मैं आप सबका और उत्तर प्रदेश सरकार और UP-SEDA का बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने हमें मौका दिया कि हम आपसे जुड़ सके ऑनलाइन के माध्यम से, और आज का मिशन शक्ति का कार्यक्रम कर सके। एक बार फिर से धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू सो मच।